ठीक है, देखो लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले वाले जो प्रॉब्लम्स थे उनको हमने देख लिया था कि जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दी हुई थी वो हमने देख ली थी कि भाई किस तरीके से उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ना स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। तो देखो ये चीज़ें ना, वैसे तुम अगर क्योंकि तुम अभी 12th में हो तो 11th में तुमने वो पढ़ रखा होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये मेजर मतलब उस टॉपिक का पोर्शन है ये। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर तो हम लोग इसको देख लेंगे। तो इसमें क्या थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, हम क्या करते हैं एक बार पूरी चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है ना, और फिर जैसे हम समझ जाएंगे ना पूरी कहानी को, तो इसके अंदर से हम लोग उसको अंडरलाइन कर लेंगे, देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो तो ये है कि देखो जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद द कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। ये कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ, और मैं ये बता चुका हूँ कि SN1 रिएक्शन के अंदर रेसेमाइजेशन होता है। ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें समझना है इन टर्म्स के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, इनको देखते हैं कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ना तुम सिंपल एक चीज़ समझो कि देखो तुम एक चीज़ जानते हो कि अगर मान लो मेरे पास में कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ 2-ब्यूटेनॉल का, तो मुझे पता है कि इसमें एक कार्बन एटम ऐसा है जिसमें ना चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। ठीक है ना भाई, ये वाला जो कार्बन एटम है ये वाला, इस पर एक CH3 लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक OH लगा हुआ है। चारों वैलेंसीज 4 अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम बोलते हैं या कायरल सेंटर बोलते हैं। हम इसको स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं, या हम चाहें तो इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो ये इसी चीज़ के अलग अलग नाम है बस। ठीक है, अब तुम जानते हो ये कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है कि ऐसे कार्बन एटम जिसके अंदर कायरल सेंटर होता है वो क्या नाम से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है वो भी तुम जानते हो, बट स्टिल उसको हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि भाई अगर मैं इस 2-ब्यूटेनॉल के बारे में बात करूँ तो मैं इस 2-ब्यूटेनॉल के अंदर क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि एक बार तो OH आगे की तरफ आ जाए, ठीक है ना, और H पीछे की तरफ चल जाए। ठीक है, सिमिलरली मैं एक कंडीशन क्या कर सकता हूँ कि मैं H को आगे ले आऊँ और OH को ले जाऊँ पीछे। तो ये जो दो कंपाउंड बने ना, ये A और B जो बने, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशोमर्स कहलाते हैं। इनेंशोमर का क्या मतलब है कि अगर मैं इस कार्बन एटम पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालूं और अगर इसमें R आ जाए तो दूसरे का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S आ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि R आ रहा है या S आ रहा है, वो निकालने के लिए फिर हमें वापस CIP रूल्स वगैरह में जाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तुम सिंपल समझो कि अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, एक R होगा और एक S होगा। इन दोनों में से कोई सा भी R या S हो सकता है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बनेंगे। अब ये दोनों जो होंगे ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशोमर्स कहलाते हैं। तो जो A और B होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशोमर्स। ठीक है ना, इनेंशोमर्स कहते हैं। ये मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन है। जैसे तुम और तुम्हारे कोई भाई बहन है अगर, तो तुम दोनों क्या कहलाते हो, सिबलिंग कहलाते हो। वैसे ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनेंशोमर्स होते हैं। अब इनका कुछ एक रोल होता है। ठीक है ना, जो रोल है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है ना, एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये लाइट के क्या नाम से अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। मैंने क्या किया कि इसको निकोल प्रिज्म से पास किया। किससे पास किया, निकोल प्रिज्म से पास किया। तो निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद में क्या होता है, ये जो लाइट है ना वो एक प्लेन में पोलराइज हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं PPL या फिर प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब सपोज तुमने इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सोल्यूशन से। सपोज वो कंपाउंड अभी 2-ब्यूटेनॉल है, सपोज दैट। ठीक है ना, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से मैंने पास कराया जैसे कि 2-ब्यूटेनॉल। सपोज मैंने 2-ब्यूटेनॉल ले रखा है। ठीक है, तो मेरे को ना दो पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो भैया ऐसी हो सकती है कि मेरी जो इनिशियल एंगल है, जो इनिशियल एंगल थी, लाइट उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, लाइट उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो होती है वो कैसी हो सकती है कि भाई ये मेरे पास में लाइट है। ठीक है ना, इसका इनिशियल कुछ एंगल है ये वाला, और उसके बाद में ये इस एंगल से ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई। कहाँ घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हारी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाई जाए तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो डी फॉर्म भी लिख सकते हैं, डी फॉर्म भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग ना प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं, प्लस फॉर्म भी लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो प्लस फॉर्म में क्या मतलब है
कि भाई इसका जो भी रोटेशन हो रहा होगा, जितने भी डिग्री से लाइट घूम रही होगी, उस डिग्री के आगे, जैसे मान लो ये x डिग्री लाइट घूम गई, ठीक है ना, इनिशियल एंगल से x डिग्री लाइट घूमी, तो x डिग्री के आगे अगर मैं प्लस लगा दूं तो इसका मतलब वो फॉर्म कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहलाएगी, या वो जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो पॉजिटिव डिग्री वाला कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी, ये हमें समझ में आ गई। अब देखो, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि तुम्हारी लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है या लेफ्ट हैंड साइड में घूम रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। ठीक है ना, इसी को हम लोग एल फॉर्म भी से भी डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, एल फॉर्म से भी डिनोट करते हैं। और हम इसको ना माइनस फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, माइनस फॉर्म भी कह सकते हैं। माइनस फॉर्म में क्या मतलब है कि भाई मान लो इसका रोटेशन एक्स डिग्री है, पर है किसमें, माइनस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 2-ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव था, ठीक है ना, और तुम्हें पता है कि 2-ब्यूटेनॉल के दो अलग अलग फॉर्म थे, एक आर था और एक एस था। ठीक है ना, सपोज दैट, अभी मैं कुछ फिक्स नहीं कर रहा, सपोज दैट कि जो आर फॉर्म था ना, जो R2-ब्यूटेनॉल है, जो R2-ब्यूटेनॉल है, सपोज कि R2-ब्यूटेनॉल जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो एक बात ध्यान रखना कि S2-ब्यूटेनॉल जो होगा ना, S2-ब्यूटेनॉल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेवो रोटेटरी होगा। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि भाई अगर मान लो R2-ब्यूटेनॉल प्लस x डायरेक्शन में डिग्री को घुमा रहा है, प्लस x डिग्री से प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहा है, तो जो अपना S2-ब्यूटेनॉल है वो हमेशा क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को माइनस x डिग्री के अंदर घुमाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्लस x और माइनस x का क्या मतलब पता चल रहा है कि तुम्हारा जो डिग्री ऑफ रोटेशन है ना वो तो सेम है। ठीक है, डिग्री ऑफ रोटेशन सेम है, वो कितना है, x, पर उस लाइट के जो घूमने की डायरेक्शन है ना वो डिफर करती है बस। ठीक है, तो अगर R2-ब्यूटेनॉल प्लस x डायरेक्शन में घुमा रहा है तो S2-ब्यूटेनॉल जो है वो माइनस x डायरेक्शन में घुमाएगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखो R2-ब्यूटेनॉल का जरूरी नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही हो, या तुम ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते कि किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर जो R फॉर्म होगी या जिस कंपाउंड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R होगा वो हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ऐसा नहीं है। वो लेवो भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। और यहाँ पर भी मुझे 2-ब्यूटेनॉल के अंदर डेटा नहीं पता है, मैं तो जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ कि सपोज अगर R2-ब्यूटेनॉल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि S2-ब्यूटेनॉल डेफिनेटली लेवो रोटेटरी ही होगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मैंने बोली वो ये है कि R और S का D और L से कोई लेना देना नहीं है। मतलब R कंपाउंड जो R एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वाला है वो डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उस चीज़ को हम केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे हम नॉर्मली डिटरमाइन नहीं कर सकते उसको। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो तुम रोटेशन कर रहे हो ना, ये प्लस x या माइनस x डिग्री, इसको हम किससे मेजर करते हैं, ये मेजर किया जाता है पोलरीमीटर से। किससे मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है पोलरीमीटर से। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना। तो हमें ये कहानी जो है वो समझ में आ गई कि भाई एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, उसके अंदर हमेशा क्या होगा, दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, एक R और एक S। ठीक है ना, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई तुम्हारे पास कायरल सेंटर था, तो तुमने बोला कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तुमने ये चीज़ 11th में पढ़ी होगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर नहीं है ना तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसी कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो कंपाउंड है जिसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है, अगर उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। चलो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि भाई क्या लिखा हुआ है। देखो, सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट कर देते हैं, है ना, जब PPL को हम पास करते हैं उसके सोल्यूशन में से। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हुए, वो कंपाउंड जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम मेजर कैसे करते हैं, इस चीज़ को मेजर करते हैं हम लोग पोलरीमीटर से कि कितने डिग्री जो है वो रोटेशन आ रहा है। अब अगर तुम्हारी लाइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगी या डी फॉर्म कहलाएगी, या तुम चाहो तो उसके जो रोटेशन है उसके आगे तुम पॉजिटिव साइन लगा सकते हो बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। अब अगर मान लो लाइट जो है वो लेफ्ट साइड में घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो तुम उसको लेवो रोटेटरी बोलते हो, एल फॉर्म बोलते हो, और उसका जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है रोटेशन का। ठीक है, अब ये जो प्लस और माइनस इनएंशियोमर्स हैं तुम्हारे, वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये जो फेनोमेनन है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है इसके अंदर। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने इसको याद कैसे कर रखा है, देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि लेवोरोटेटरी, मतलब लेवोरोटेटरी किससे स्टार्ट होता है, एल से, और एल फॉर्म में भी एल आ रहा है, तो एल से ध्यान रखो, एल फॉर्म कौन सी होती है, लेवोरोटेटरी, ठीक है ना, मतलब जो लेफ्ट में घुमाए, लेफ्ट और लेवो दोनों में एल आता है, तो जब लेफ्ट घूमती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो वो हमेशा कैसा होता है, लेवोरोटेटरी होता है, ठीक है, ऐसे याद रख रहा है मैंने। अब आगे आते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंटियोमर्स के अंदर। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि लुईस पास्चर ने ये डिटरमाइन किया था कि कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं, उनके जो क्रिस्टल्स हैं ना, जो सर्टेन कंपाउंड्स हैं उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो मिरर इमेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसने क्या बोला कि ये जो दोनों क्रिस्टल्स हैं, ये जो दोनों क्रिस्टल्स हैं वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं जो कि इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के अंदर, पर ऑपोजिट होगा डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे हमने 2-ब्यूटानॉल का केस लिया, 2-ब्यूटानॉल में हमने देखा कि भाई दो अलग अलग हमारे पास में फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर एक का रोटेशन प्लस x डिग्री है तो दूसरे का माइनस x डिग्री होगा, मतलब x क्या डिनोट कर रहा है कि भाई तुम्हारा डिग्री ऑफ रोटेशन तो सेम है, और प्लस और माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो बस ऑपोजिट है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई उसने ये बोला कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किसके वजह से अराइज हो रही है, वो है बिकॉज ऑफ द 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से जो एटम्स हैं वो अरेंज्ड हैं उस कायरल सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। अब फिर वही वाली बात आ गई कि भाई हमारे पास में अगर 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं अराउंड द सेंट्रल एटम जो कि डिफरेंट है ना, जो कि डिफरेंट है, तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम या स्टीरियो सेंटर, ये वाली बात हमने यहाँ पे कर ही ली है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है कि भाई ये जो सिमेट्री है, एसिमेट्री है ना, इसको तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि कोन, स्फीयर, क्यूब वगैरह वगैरह। तो जैसे इस फोटो पे आ जाओ, ठीक है ना। अब ये क्या कर सकता है यार, एग्जाम में तुम्हें ना ये दे सकता है। अब कई लोग क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सीधी सी बात ध्यान रखना कि कायरलिटी का क्या मतलब होता है, कायरलिटी का वो मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, ठीक है ना, जिसको तुम उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो अपन लोग अपने हाथ लेते हैं, ठीक है, अब मैं हाथ को क्या करूँ, हाथ को उसकी मिरर इमेज के ऊपर अगर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एक अलग से अंगूठा बन के बाहर आ रहा होगा जो सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल बोलते हैं। कायरल का मतलब क्या है कि मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोजेबल नहीं हो। सिमिलरली अगर मेरे दोनों पैर हैं, मैं इन दोनों पैर को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँ, मतलब मिरर इमेजेस को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ पे मेरा अंगूठा अलग से दिख रहा है मुझे, है कि नहीं, वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डिससिमेट्री है, ठीक है ना, इनकी मिरर इमेजेस के अंदर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट। अब जैसे तुम इन दोनों को देखो, जैसे मान लो ये ग्लास को लेते हैं, अगर मैं इस वाले ग्लास को इस वाले ग्लास के ऊपर सुपर इम्पोज करूँ तो ये पूरी तरीके से उसको क्या कर लेगा, आउटलाइन कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको पूरी तरीके से आउटलाइन कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड कैसा है, नॉन कायरल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है उसके ऊपर जब मैं सुपर इम्पोज करूंगा तो इसको पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तुम्हें कई बार देखने को मिल सकते हैं कई जगहों पे, वहाँ पे वो तुमसे बोल सकता है कि भाई बताओ इनमें से कौन से कायरल हैं और कौन सा कायरल नहीं है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, एक को उठाना है दूसरे के ऊपर रखना है। अगर वो उसको पूरी तरीके से आउटलाइन कर ले रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, नॉन कायरल कहलाएगा। और अगर वो उसको आउटलाइन नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है, कि द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर नोन एज कायरल, ठीक है ना, एंड द प्रॉपर्टीज नोन एज कायरलिटी। जबकि वो ऑब्जेक्ट जिनमें क्या नाम है, सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेजेस के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कायरल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को ना हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, हमारे इस एग्जाम्पल के ऊपर, 2-प्रोपेनॉल के ऊपर, ठीक है ना, 2-प्रोपेनॉल के ऊपर। अब उसने क्या बोला, देखो जब तुम 2-प्रोपेनॉल को देखोगे ना तो तुम्हें, अगर मान लो तुम इस कार्बन एटम को कंसिडर करो, इस वाले कार्बन एटम को, कौन से वाले कार्बन एटम को, इस वाले कार्बन एटम को कंसिडर करो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यार हमें ना इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने बी की मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी, तो बी की मिरर इमेज है ए, ठीक है ना, मैंने मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी। ये जो डैश लाइन है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मुझे मिरर, ठीक है। तो मैंने ये मिरर लगा करके कोशिश करी कि भाई मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ। तो जब मैंने मिरर इमेज बनाई ना तो मुझे ए वाली फॉर्म मिली, ठीक है। अब देखो बी को जब तुम 180 डिग्री घुमाओगे, बी को जब तुम 180 डिग्री घुमाओगे तो तुम्हें सी मिल जाएगा, है ना। बी को 180 डिग्री घुमाने पे तुम्हें सी मिल रहा है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है यार कि सी और ए है ना वो एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम बी से ए या बी से सी बोल लो, क्योंकि ए और सी तो तुम्हें दिख रहा है एकदम सेम है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मिरर इमेज है ना वो कैसे ऑब्टेन हो सकती है, वो जस्ट उस कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा करके ऑब्टेन हो सकती है, ठीक है ना। तुम्हें बॉन्ड में
तुम्हें जो कंपाउंड है उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उसको क्या करो, घुमा दो, 180 डिग्री घुमा दो। अगर तुमने 180 डिग्री घुमा दिया तो तुम बी से ए के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं वो क्या हैं, वो दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, मतलब मैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है वो कैसा कहता है, वो कैसा कहलाता है, वो ए कायरल कहलाता है, वो कायरल नहीं कहलाया जा सकता, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कायरल का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कार्बन एटम, उसके ऊपर सारे चारों के चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगी कहानी। ये चीज़ें वैसे कोई बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है यार, हमें पहले से पता है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव वही वाला कार्बन एटम, वही वाला कंपाउंड होगा जिसमें एक ऐसा कार्बन एटम होगा जिसपे चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हो। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना, बट अगर मैं कायरल सेंटर की डेफिनेशन को देखना चाहता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन एटम के ऊपर, तो ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ए कायरल मॉलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे केस के ऊपर, दूसरे केस के ऊपर आ जाओ। जैसे यहाँ उसने बना रखा है हमारे पास में एक दूसरा कंपाउंड, ब्यूटेन टू ऑल ले लिया जैसे मान लो उसने, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जिसके बारे में। तो ब्यूटेन टू ऑल लेने पर क्या होता है, देखो ध्यान समझना कि ब्यूटेन टू ऑल में क्या है कि हमारे पास में 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं इस कार्बन एटम के ऊपर। ये वाला जो कार्बन एटम है उस पर 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक CH3 और एक C2H5। तो डेफिनेटली वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इस चीज़ में अगर बढ़ें तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं ब्यूटेन टू ऑल के अंदर, तो ये कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ हमने लिख रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। सिमिलरली उसने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल वगैरह वगैरह। तो ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। बस तुम्हें देखना क्या है कि वहाँ पे कार्बन एटम ऐसा होगा जिसके ऊपर चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट लगे हुए होंगे, ठीक है। फिर ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएंशोमर्स बोलते हैं। वो बात भी हमने कर ली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो जो इनएंशोमर्स होते हैं ना, अपने जो इनएंशोमर्स होते हैं उनमें ना आइडेंटिकल होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 इनएंशोमर, जैसे मान लो कि मैं ये ए और बी के बारे में बात करूँ तो ये दोनों ना डिफरेंट केवल इस सेंस में कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 2 अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। बाकी अगर तुम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखो तो वो एकदम आइडेंटिकल होती हैं। जैसे मान लो तुमने इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा, तुमने इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा, सॉल्युबिलिटी देखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, तो ये सब क्या होती हैं, ये सब सेम मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। पर अगर तुमने पढ़ा हो तो डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, वो क्या आती हैं, डिफरेंट आती हैं। तो इनएंशोमर्स में ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, डाइस्टीरियोमर्स में नहीं होंगी, ठीक है ना। दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ PPL, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द इनएंशोमर्स इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो अगला डेफिनेटली लेवो रोटेटरी होगा। वो बात मैंने तुम्हें यहाँ पे बता ही दी है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली है कि अगर R2 ब्यूटेनॉल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सपोज दैट, तो H2 ब्यूटेनॉल डेफिनेटली लेवो रोटेटरी होगा, ठीक है। ये हमने कहानी इससे समझ ली। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने इस लाइन में लिख दी है, वो क्या कह रहा है कि भैया द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन होता है R या S, ठीक है ना। तो R या S का रिलेशन इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है ना। हमें ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि भाई मान लो R2 ब्यूटेनॉल है और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो बताओ H2 ब्यूटेनॉल क्या होगा, वो लेवो रोटेटरी होगा। तो ये कन्फर्म है, ये एकदम 110% सच बात है कि अगर R फॉर्म डेक्स्ट्रो है किसी कंपाउंड का तो S फॉर्म लेवो ही होगा। पर इससे मैं ये नहीं कह सकता कि हर कंपाउंड में R फॉर्म डेक्स्ट्रो होगा, ठीक है ना, या हर कंपाउंड में S फॉर्म लेवो होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता, ठीक है ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज़ को समझना, यहाँ पर उसने क्या समझा रखा है कि भाई अगर मान लो मैं 2 इनएंशोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर मिक्स कर दूं तो उस सोल्यूशन की जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो एक की वजह से, एक आइसोमर की वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगा वो दूसरे की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं, या रेसेमाइजेशन भी बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग। जब हम लोग दो इनएंशोमर्स को मिक्स कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन। देखो समझने की कोशिश करो, मान लो मैंने R फॉर्म किसी कंपाउंड का और S फॉर्म किसी कंपाउंड का 50% लिए और मिक्स कर दिए, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि इससे +x डिग्री रोटेशन होता है, इससे -x डिग्री रोटेशन होता है। मान लो ये तुम्हारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है,
जस्ट समझने की कोशिश करना है इससे। तो पहले उसने अगर मान लो इससे इंटरेक्ट किया, प्लस एक्स डिग्री घूमेगी, ये लाइट कितनी घूमेगी, प्लस एक्स डिग्री घूम जाएगी, घूम गई। अब जैसे ये आगे बढ़ेगी और एस से इंटरेक्ट करेगी ना, तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में घूमेगी। तो अब माइनस एक्स डायरेक्शन में घूमेगी तो कितना होगा बताओ, इनिशियल ही चल जाएगी, जितना इनिशियल एंगल था उतने भी चल जाएगी और वापस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। मतलब अगर मैं देखूं तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूं, देखो देखो समझने की कोशिश करना है इसको, ये बहुत आसान है। सपोज मैंने ये प्लेन पोलराइज लाइट ली, ठीक है ना, ये प्लेन पोलराइज लाइट थी, वो आगे बढ़ के आई, आर वाले से इंटरेक्ट करी, मान लो आर का रोटेशन था प्लस एक्स डिग्री, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ी, एस के साथ में इंटरेक्ट करेगी, एस के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कहाँ घूमेगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में घूमेगी। तो माइनस एक्स डायरेक्शन में घूमेगी तो इतना हो जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी। तो बाहर कितने डिग्री से निकली, सेम उसी एंगल पर निकली ना जिस एंगल से एंटर हुई थी। तो इसका मतलब नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है ऑलरेडी, ऑल्दो यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट ध्यान रखना कि जो कंपाउंड ऐसी जगह पे जहाँ पे रेसेमाइजेशन होता है वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो आती है। किस वजह से, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से, है ना। ये तुमने पढ़ रखा होगा पहले भी, बट स्टिल इसको ध्यान रखना। और अगर कोई कंपाउंड मीजो है तो वहाँ पर जो हमारे ऑप्टिकल रोटेशन जीरो आती है वो किसकी वजह से होती है, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से। तो रेसेमाइजेशन में कौन आता है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन आता है। तो यहीं पे इस चीज़ को चाहो तो नोट कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कि भैया यहाँ पे एक्सटर्नल कंपेंसेशन हो रखा होता है, ठीक है। अब देखो तुम चाहो ना तो रेसेमाइजेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि तुम DL लगा दो या प्लस माइनस लगा दो किसी के नाम के आगे। जैसे मान लो मेरे को रेसेमाइजेशन डिनोट करना है 2-ब्यूटेनॉल का, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, DL 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। या मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ कि प्लस और माइनस दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट है। दोनों अगर बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या होगा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंटियोमर्स इनटू रेसेमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसेमाइजेशन। या तुम सिंपल समझो कि अगर मैं 50% R ले लूँ, 50% R ले लूँ और 50% S ले लूँ, तो ये जो मिक्स करने का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसेमाइजेशन, ठीक है ना, रेसेमाइजेशन। बट अगर मान लो मैं इनको मिक्स करने की वजह सेपरेट करूँ, मान लो ये मिक्सचर था और मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूँ, वापस से इसके R के अंदर, मतलब वापस से मैं इस 50-50% के सोल्यूशन में से R वाले को अलग निकाल दूं और S वाले को अलग निकाल दूं, तो अब इसको रेसेमाइजेशन नहीं कहते, अब इसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना कि दो इनैंटियोमर्स को अगर इक्वल अमाउंट्स में ऐड करोगे तो वो क्या कहलाएगा, रेसेमाइजेशन। अगर उन दोनों को अलग करोगे तो वो क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन वाली कहानी यहाँ नहीं लिखी थी, तो चाहो तो इसको लिख लेना, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इस एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.8। देखो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कायरल एंड ए-कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। वेज डैश दे रखा है उसने। अब तुमसे पूछा है कि कौन सा कायरल है और कौन सा ए-कायरल है। तो जैसे मान लो फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन लोग, फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर देखने की कोशिश करो भाई, अगर इस कार्बन एटम को देखा जाए, ठीक है ना, इस कार्बन एटम को देखा जाए तो इसके अंदर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, एक OH है, एक H है, एक CH3 और एक Br है। तो इसका मतलब ये कायरल है, ठीक है ना। इस वाले में देखो क्या हो रहा है, इस वाले में 2 Br ग्रुप लगे हुए हैं, 2 सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है, ठीक। फिर आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें ध्यान करने की कोशिश करो, इस वाले कार्बन एटम को देखो, तुम्हें क्या दिखेगा, एक तो CH3 ग्रुप दिखेगा, एक तुम्हें C3H7 ग्रुप दिखेगा, एक हाइड्रोजन दिखेगा और एक OH ग्रुप दिखेगा। तो क्या हो रहा है, सारे के सारे ग्रुप्स अलग हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, कायरल होगा, और ये वाला कंपाउंड कैसा होगा, ए कायरल होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन एटम को अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पर भी C2H5 ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर भी C2H5 ग्रुप दिख रहा है। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड ए कायरल होगा, और ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या कहलाएगा, कायरल, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ भैया अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। देखो थर्ड पॉइंट में ना, अब तुम इस वाले कार्बन एटम को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, एक Br दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक CH3 दिख रहा है और एक C2H5 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा, ऐसी कंडीशन तुम्हें इस कंपाउंड के अंदर नहीं दिख रही है, तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, ए कायरल कहलाएगा। सिंपल सी कहानी है, कुछ बहुत ही टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो तो यहाँ तक का हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। यही इसके सोल्यूशन दे दिया उसने, ठीक है ना। उसने बता दिया कि भाई कौन से जो हैं वो कायरल होंगे। तो ये कहानी हम लोग कर चुके हैं। तो आगे का जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि भाई आप
बहुत टाइम लेते हो, है ना, तो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वो दे दूँ यार एक एक्सप्लेनेशन। देखो वीडियो लंबा है तो ऐसा है कि यार तुम्हें ना उसमें कई और चीज़ें पता चल रही हैं जो तुमने कहीं और पढ़ी हो सकती हैं, ठीक है ना। और मतलब इधर ऐसा है यार कि अगर तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, फिर तुम्हें उसको वापस देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसके लिए कहीं इधर उधर भगना नहीं है फिर, ठीक है। तो डेफिनेटली यार टाइम लगेगा, बट जो चीज़ तुम्हें मिलेगी ना वो परमानेंट होगा। वो कुछ ऐसा नहीं है कि टेम्पररी सी चीज़ है कि हाँ भाई तुमने अभी देख लिया फिर आज से 10 दिन बाद में तुम्हें फिर से देखना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बस देखो, इसको समझो, इन्जॉय करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करना।